इसको बहुत ही अफसोसजनक स्थिति मान रही हूँ पूरे विश्व के लिए। एक सॉवरेन देश के ऊपर इस तरीके का हमला होना, वहाँ के चीफ की हत्या होना, और हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से 158 एक स्कूल पे हमला हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट मारे गए। तो ये अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक बात है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। ये भी दुख की बात है कि मोदी सरकार ने फ़ौरन इसके ऊपर बयान नहीं किया। इसके अगेंस्ट, इस हमले के खिलाफ हमें बयान करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सॉवरेन देश की जो दिक्कतें हैं वो देश सुलझाएगा। बाहर से सपोर्ट होना चाहिए जो जस्टिस डिलीवरी में मदद करे, पर आपका इस तरीके का हमला करना, और हमें मालूम है कि ये ऑयल कंपनीज और जो वेपनरी कंपनीज हैं उसके फ़ायदे की बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र आएगा ईरान में और तानाशाही खत्म हो गई है। मैं तो नहीं लगता है कि लोकतंत्र जिस तरीके से ईवीएम से कब्जा है कहीं पे बच रहा है, हाँ, और या लॉबीज जिस तरीके से खेल रही है वहाँ लोकतंत्र बच रहा है। पर लोकतंत्र को लाने की एजेंसी वहाँ के लोगों की होनी चाहिए, किसी बाहर के मुल्क की नहीं। हाँ, आप बाहर से अपने जस्टिस के लिए बोल सकते हैं कि ये पक्ष ठीक है, ये पक्ष ठीक नहीं है, या आप सॉलिडारिटी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, आप अलग तरीके के दबाव बना सकते हैं। पर हमला करके 158 स्टूडेंट्स को आपने मार दिया, उसमें लोकतंत्र कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है? हमले से 2 दिन पहले ही मोदी जी इजराइल गए थे, वहाँ उनको सर्वोच्च सम्मान मिला था वहाँ की संसद में, इजराइल में। देखिए, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल की भी बात हो रही है, और ये दुख की बात है कि इजराइल जो खुद गाजा के खून से हाथ उसके रंगे हुए हैं, उसके साथ हमारा इस तरीके से लेन देन हो, ये कहना कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है और फिर आप इजराइल के साथ मिले, और आज ईरान के अटैक के खिलाफ तो आप मोदी सरकार बोल रही है, लेकिन जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ उसके ऊपर हम चुप रहे। ये साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से एप्स्टीन फाइल का शायद एक दबाव, या अदानी का जो तमाम केसेस हैं उसकी वजह से एक दबाव है प्राइम मिनिस्टर पे एक तरफा पोजीशन लेने के लिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं हमारे देश के कि ये जो मुस्लिम लोग आंदोलन कर रहे हैं मानवता के नाम पर, ये बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जाता है तब क्यों नहीं आते, जब पहलगाम हुआ था तब क्यों नहीं आए, या पुलवामा हुआ था तब क्यों नहीं आए आंदोलन करने के लिए? मुझे नहीं लगता है ये बात सही है। हमेशा माइनॉरिटी को या इनजस्टिस को बचाने की बातें हम लगातार कहते हैं। ये एक फर्जी अटैक है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम गलत है तो आप कभी सही हो, कभी हम सही हो, लेकिन होना सही चाहिए। जो लोग अपने देश की माइनॉरिटी के लिए खतरा बन गए, मुसलमान पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज कर दिया है, दलितों को मार्जिनलाइज कर दिया है, जब वो बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए रोते हैं तो बहुत अजीब सा भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि माइनॉरिटी के लिए अगर आपका दिल धड़क रहा है तो वो हर जगह धड़कना चाहिए, और मैं इसे समझती हूँ कि हम शांति के लिए हैं। और चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो आज के दिन बात हो, हमें जस्टिस को ढूंढ के और सही को ढूंढ के पहचान करके खड़ा होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में शांति फैली हुई है पिछले कई दशक से, अब अफगानिस्तान में भी चल रहा है और पाकिस्तान में भी चल रहा है, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, लेकिन वो कह रहे हैं ट्रंप हम शांति करके मानेंगे यहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये शांति का लाने का वॉर है। ये ऑयल पे और तमाम रिसोर्सेज पे कब्जे की बात है। तेल की राजनीति है ये, बिल्कुल तेल की, और जो हथियार बनाने की वो हैं बड़े बड़े, वो उसकी राजनीति है। लेकिन जो ईरान है वो तो 7-8 देशों से घिर गए हैं, वो दुश्मन आसपास बन गए हैं नए उसके ईरान के। देखिए, वो किस तरीके से इसको धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पे मैं नहीं वो तो देखने वाली बात है। पर ईरान के समर्थ में भी तमाम यूरोप के देशों ने बात रखी है। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को खुली छूट दे दी जाएगी तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल बात होगी। इससे पहले ईरान को छोड़िए, वेनेजुएला में जो हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को जिस तरीके से उठाया गया, तो मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। जैसे क्यूबा के ऊपर हो रहा है, तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक मुस्लिम देश की बात नहीं है। ये बात है कि एक सॉवरेन देश में किसी और का इस तरीके से दखल होना चाहिए या नहीं, ये बात है। लेकिन 57 देश है करीब पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री, उस तरह से समर्थन भी क्यों नहीं आ रहे ईरान की? देखिए, मुझे लगता है ना कि फाइनली
ये जो बंटवारा है कि मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन, ये अलग बात है। आज के दिन में लॉबीज़ जो हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रॉनी कैपिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसकी चलाई गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि यूएई बहुत आसानी से मुस्लिम देश समझ के उसके पक्ष में कभी भी खड़ा हुआ है, गाज़ा के पक्ष में कभी खड़ा हुआ है। ये बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं और एक्चुअली में वही चला रहे हैं कि होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो कह रहे हैं कि हम अभी बैठने वाले नहीं हैं, शांति करके मानेंगे मिडिल ईस्ट में। देखिए, यूक्रेन भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा और ईरान भी लड़ रहा है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप देखा जाए तो उनका तो मॉरल वही राइट नहीं बनता उस चेयर पे रहने का आफ्टर जो एप्स्टीन फाइल में सामने आया। अगर ये बोल दिया जाए कि नाबालिग लड़कियों के साथ आप ये सब करें और आपकी फ़ोटोज़ हों और आप प्राइम मिनिस्टर बने रहे, ये अपने आप में बहुत हास्यप्रद बात है। डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, आपके पास कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और आपको अपनी चेयर पे ही नहीं बने रहना चाहिए। विश्व गुरु हैं मोदी, क्या युद्ध रुका पाएंगे? नहीं, विश्व गुरु मोदी सिर्फ विश्व गुरु है। देश तो खड्डे में जा रहा है। आपको मालूम है 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और इसका खामियाजा 10 साल में आपको देश में नज़र आएगा। कैसे महिला शिक्षा पे ख़त्म हुई है, कैसे गरीब की शिक्षा ख़त्म हुई है। तो विश्व गुरु तो हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया कि हम विश्व गुरु हैं कि क्या हैं। भारत ईरान के साथ रहे या इराक उसके साथ रहे, इजराइल के? देखिए, हमें अगर शांति की बात करनी है, अगर हमें, तो हमें ये देखना होगा कि किसी सॉवरन देश पे इस तरीके से कब्जा किया जा सकता है कि नहीं, क्या इस तरीके का वार हो सकता है कि नहीं। कि हिंदुस्तान की आवाम इजराइल के साथ नहीं खड़ी है, हिंदुस्तान की आवाम फिलिस्तीनियों के साथ है, हिंदुस्तान की आवाम फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के साथ है और आज हिंदुस्तान की आवाम ईरान की आवाम के साथ है। और जो ज़ायनवादी इजराइल और अमेरिका वहाँ पर कर रहा है, कतई हम उसका सपोर्ट नहीं करते। इंडियन मीडिया इज अ वेरी peculiar, funny phenomenon right now. Indian media actually doesn't know, but what it stands for. But the thing is that because it is being paid by the same capitalist forces that are एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट जिनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, तो जाहिरा तौर पे ये मोदी गवर्नमेंट की किसी नीति के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। और ये जो गोदी मीडिया का फिनोमेनन है, ये तो पिछले 11 सालों में बहुत ही एक, उसको क्या कहें, इस पर तो मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई रिसर्च हो तो इस फिनोमेनन पर भी रिसर्च हो सकती है। लेकिन ये एकदम इस टाइम गोदी मीडिया लैपटॉप मीडिया की तरह बिहेव करता है। इनको ये नहीं समझ में आता है कहाँ पर हमें क्या स्टैंड लेना है। इनके पास कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है कि ये सोचे कि कोई भी घटना, अब ये इस वक्त ईरान पर जो वॉर हुआ है, ये मैं देख रही थी अभी, तमाम भक्त और गोदी मीडिया उसको बहुत कवर कर रहा है। वो नेतन्याहू की तस्वीर के आगे आरती उतार रहे हैं। यही भक्त अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप की आरती उतार रहे थे, बीच बीच में उन्होंने पुतिन की भी आरती उतारी। लेकिन मुख्य बात यह है कि इनको खुद नहीं पता है कि अगर इस तरीके का कोई साम्राज्यवादी जंग जो कि शुरू हो चुकी है, वो हिंदुस्तान की आवाम को किस तरीके से प्रभावित करेगा। आपको पता है कि ईरान में जो ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट है, वो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है। अभी आप देखेंगे किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ जाएगा। जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इसका दंश कौन झेलेगा? हिंदुस्तान की आवाम झेलेगी। लेकिन गोदी मीडिया अपने लाला लैंड में खुश है। उनको जो है भक्तों, वो भी एक तरीके के भक्त हैं, वो मीडिया वाले भक्त हैं। तो भक्तों की कई नस्लें हैं, उनमें से वो एक है। उनके बारे में जितना कम बोला जाए, ये सीरियस कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं का हिस्सा हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आज के दौर में हम यहाँ पर जब इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम ये बताने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि ना सिर्फ आप इस घटना को एक लौती घटना के तौर पे देख सकते हैं, जो ये तमाम दावे ज़ायनवादी इजराइल और अमेरिकी साम्राज्यवाद कर रहे हैं कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बिल्किस बानो याद है या भूल गए? उन्नाव की विक्टिम याद है? भूल गए? पहले ये बात